हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं सीटेट 2012 का हिंदी का पेपर। पहला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चार विकल्प हैं। भाषा का आकलन, दूसरा है बच्चों का भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। नंबर 3 है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। नंबर 4 भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। नंबर 1 संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। नंबर 2 बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। नंबर 3 बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें। नंबर 4 बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। तो टीचर अपेक्षा करता है कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भाषा स्वयं में चार विकल्प हैं। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, दूसरा एक जटिल चुनौती है, तीसरा एक विषय मात्र है, चौथा संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग नंबर 1 केवल मुद्रित सामग्री में होता है। नंबर 2 जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। नंबर 3 केवल परीक्षा में होता है। नंबर 4 केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो ये हो जाएगा जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है भाषा का प्रयोग। ठीक। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि नंबर 1 बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। नंबर 2 बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। नंबर 3 बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। नंबर 4 बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। नंबर 1 दूसरों की बात समझना सीखना। नंबर 2 अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। नंबर 3 विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। नंबर 4 अपनी बात कहना सीखना। तो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है कि विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। यही आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। नंबर 1 भाषा का शिक्षक। नंबर 2 भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। नंबर 3 भाषा का व्याकरण। नंबर 4 पाठ्य पुस्तक। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना किससे संभव है? पहला मौखिक परीक्षा, दूसरा पोर्टफोलियो, तीसरा उत्तर पुस्तिकाओं, चौथा लिखित परीक्षा। तो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना पोर्टफोलियो के माध्यम से संभव है। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तकें नंबर 1 साध्य हैं। नंबर 2 भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। नंबर 3 अभ्यासपरक ही होनी चाहिए। कह रहे हैं साध्य है या दूसरा है भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है या अभ्यास ही होनी चाहिए, अभ्यासपरक ही होनी चाहिए या साधन है। तो भाषा की पाठ्यपुस्तक जो है एक साधन है। ठीक। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में नंबर 1 बाधक हैं। नंबर 2 त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। नंबर 3 बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं। नंबर 4 साधक हैं। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। नंबर 1 लिखित परीक्षा। नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर देना। नंबर 3 प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री
पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, और नंबर 4 वही श्रुतलेख। तो आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ठीक, क्वेश्चन क्या था? बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। ठीक, नंबर 1 केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। नंबर 2 भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। नंबर 3 भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। नंबर 4 केवल शिक्षण पद्धति हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। क्या है? प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना आदि। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में नंबर 1 बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। नंबर 2 बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। नंबर 3 बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। नंबर 4 बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें जो है सही हो जाएगा कौन सा? बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो बी वाला सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, भाषा की व्याकरण की समझ को कैसे आंकेंगे? नंबर 1 केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से, नंबर 2 केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से। नंबर 3 निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से। नंबर 4 संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से। तो भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? नंबर ए निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। नंबर बी भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। नंबर सी भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। नंबर डी भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्देश दिया हुआ है, कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 106 से 111 सबसे उचित विकल्प चुनिए। ठीक, सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नौ स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। चांदी की रेखा सुमित्रानंद पंत की रचना है। क्वेश्चन है, काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है। विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। नंबर बी है बादलों के टकराने से बिजली चमकती है। नंबर सी अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। नंबर डी काले बादलों में चांदी की रेखा होती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काले बादल प्रतीक हैं किसके? नंबर ए जातिगत वैमनस्य के। नंबर बी मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली के। नंबर सी तूफान के। नंबर डी गर्मी से मुक्ति के। तो ये जातिगत वैमनस्य के प्रतीक हैं काले बादल। ठीक, तो ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? तो देखो, चांदी की रेखा कहाँ रहती? काले बादल में। ठीक, तो यहाँ पे उसके साथ की बात की गई है। तो जहाँ पे साथ मतलब उसके काले बादल में ही रहती है, उसी के से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची जलद, घन, पयोधर होता है। जलज जो है ये कमल का पर्यायवाची है। जलज जो है कमल का पर्यायवाची है। ठीक, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। स्वतंत्रता का विलोम शब्द, स्वतंत्रता का विलोम, स्वतंत्रता का हो जाता है परतंत्रता। सीधी सी बात, ये तो रटा रटा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? नंबर ए बिजली को, नंबर बी आशा की किरण को, नंबर सी निराशा को, नंबर डी बादलों को। तो कवि कहता है आशा की किरण को देखने को। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, निर्देश दिया गया गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों, प्रश्न संख्या 112 से 120 सबसे उचित विकल्प चुनिए। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे जितनी ही जानकारी थी, वहाँ पर स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा था, जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे थे। मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी, कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट था। उसके बाद वहाँ पर वहाँ पर एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके दो साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस संस्थान की स्थापना की। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान SWRC। मेरे मन में संशय उठने लगे थे। आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। वह सज्जन कहे जा रहे थे, हमारे गांव आज नहीं बसे हैं, इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले ज़माने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट न होने दें, उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा है। यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठ कर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से मतलब कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी ज़रूरत की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। एक तीर्थ यात्रा है ये। स्रोत है भीष्म साहनी जी का। क्वेश्चन है, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य था। इनका उद्देश्य था उन्हें स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाना। ठीक, कहाँ है? स्वावलंबी बनाना, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लेखक का मानना था, क्या मानना था? नंबर 1, ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा ले सकते हैं। नंबर 2, ग्रामवासियों की अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है। नंबर सी, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। नंबर डी, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है। तो इनका मानना था कि
आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरण जानकारी के बल पर तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अल्हड़ करके नहीं की जा सकती। तो इनका विकल्प नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें विकल्प नंबर सही हो जाएगा सी वाला। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? नंबर 1 केवल गरीब और दलित महिलाओं की, नंबर बी उस गांव के रहने वाले सभी लोगों की, नंबर सी गांव प्रधान की, नंबर डी संस्थापक की। तो संस्थापक की है। संस्थापक की नहीं कहेंगे, हम कहेंगे उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है। ठीक, तो आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आत्म उपसर्ग, उपसर्ग जो है पहले होता है, तो इसमें परमात्मा लिखा हुआ है, तो इसी में नहीं है आत्म उपसर्ग, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका कारण है? नंबर 1 वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, नंबर बी वहाँ के लोग अनुदान पर आश्रित हैं, नंबर सी केंद्र में इतिहास व विस्मयकारी शोध किया जा रहा है, नंबर डी तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। कैसे? सबसे पहले पैसेज में लिखा हुआ है कि लिखा है, जानकारी थी कि वहाँ पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। तो ये हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 116। अब अगला क्वेश्चन है, शताब्दी, इसमें समास किस समास का उदाहरण है? तो जब शताब्दी आए तो देखो संख्यावाची है, संख्यावाची होगा तो दिग हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी को मान्यता नहीं देते थे, गांधी जी इसमें से किनको मान्यता नहीं देते थे? ए कर्मठता, बी अकर्मण्यता, सी सादापन को, डी आत्मनिर्भरता को। तो गांधी जी कर्मठता, सादापन, आत्मनिर्भरता सबको मान्यता देते थे, केवल अकर्मण्यता को ये मान्यता नहीं देते, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है? नंबर ए स्वावलंब, नंबर बी अनुशासन, नंबर सी अनुशासित, नंबर डी आत्मनिर्भरता। तो इसमें संज्ञा कौन सी नहीं है ये देखना है, तो इसमें संज्ञा जो है अनुशासित नहीं है, ये विशेषण हो गया, विशेषता है उसकी। ठीक, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपयोगी शब्द का विलोम है, उपयोगी का विलोम शब्द है अनुपयोगी, अनुपयोगी कौन से विकल्प है? विकल्प नंबर ए में, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब इस क्लास के 120 मतलब ये 30 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास फिर और जल्द होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।